द यूनाइटेड एसोसिएशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यूनिशन किसान के पार्ट 2 पॉइंट में इस बार की कुछ चर्चाएं हम जारी रखेंगे। पार्ट 1 के वीडियो में हमने हमारे यूनिशन किसान के कुछ अहम पहलुओं पर गौर किया था, जिसमें उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, हमारे जो यूनिशन किसान के जो ऑब्जेक्टिव्स है और किसान के जो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस और उनके साथ उनके जो प्रिंसिपलिटी और जिसमें उनके पीडीवी फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद ही आप इस पार्ट 2 के सेगमेंट में चले जाए। क्या है ये? इस पार्ट 2 के सेगमेंट में हम जानेंगे कि ये है एक डिफाइंड टेक्नोलॉजी एग्रोनॉमी के बारे में हम बात करेंगे इस पूरे सेक्शन में। और इस सेक्शन में इसके कुछ अभिन्न अंग हैं जो जिस पर हम गौर करेंगे, जो एग्रोनॉमी के कुछ ट्रांजिशन पीरियड्स हैं उस सिलसिले में। फिर कुछ एग्रारियर सेगमेंट्स के ऊपर हम लोग कुछ बात करेंगे इसमें, जहाँ पर एग्रोनॉमी और एग्रारियर का पूरा जो ब्यौरा है उसके बारे में चर्चा होगी। साथ ही हम थोड़ा सा गौर कर फरमाएंगे स्टैटिस्टिक्स, जो एग्रोनॉमी का जो मेन कॉस्ट स्टैटिस्टिक्स है, जो दिलचस्प मायने में जो ज़रूरी बात जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। और हम थोड़ा और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे लैंड होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जो इस एग्रोनॉमी सेक्टर के ज़रूरत है और उसके मुताबिक जो एक मीन्स है उसके बारे में हम चर्चा करते जाएंगे। चलो देखते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि जो एग्रोनॉमी को जो जिस तरीके से हमने डिफाइन किया है वो एक बहुत ही वर्चस्व के तौर पर जाना जाएगा। और इस सेगमेंट में हम उसी पर चर्चा करते हुए ये बता दें कि जो एग्रोनॉमी का जो या एग्रीकल्चर जो मीन्स है, एग्रीकल्चर का खास जो महत्व है वो एक डायमंड फिलोसॉफी के माध्यम से चर्चित है। वो डायमंड फिलोसॉफी क्या है और कैसे है, इसके बारे में हम संक्षेप में हम यहाँ पर आपके लिए बताएंगे। एग्रीकल्चर के इतिहास के जो पीरियडिसिटी है उस ट्रांजिशन में उसके बारे में जिक्र करते जा रहे हैं। और देखिए कि किस तरह से बाकी के जो थेरीज है, जो हमारे जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं और किस तरीके से किसान के जो वर्चस्व है वो उनके ख़ास तौर पर जब हम उसके जो ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं तो उस ऑब्जेक्टिव्स के फ्रेमवर्क में हमने जो जो प्रिमिटिव लाइफ के बारे में जिक्र किया है, जो प्राइमरी फॉर्मेशन हमारा एक मेन एजेंडा बनाए हैं। और ये उस ह्यूमन इवोल्यूशन के पीरियड में, यानी कि मानव का जन्म जो जीवन का जो जन्म हुआ था मानव के जन्म ह्यूमन इवोल्यूशन से, यानी कि मानवता के जन्म से तब से लेकर हम हमारे आज के जो टर्म है जो इकोनॉमी, उस डेटा को डिफाइन करते हुए हम बात करेंगे कि किस तरह से ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में अफेक्ट करता है, या फिर ये किस मायने से इस हद तक हमें वो एक आभास कराता है। तो हमारे पार्ट 2 के इस सेक्शन में एग्रोनॉमी, इस टर्म को हम थोड़ा गहराई से जान लेते हैं कि क्या है एग्रोनॉमी। क्या वास्तविक में एग्रोनॉमी का वर्ड जो है हमने कहीं पर देखा है या सुना है या कभी समझा है? इसके माध्यम से अगर देखेंगे तो एग्रोनॉमी टर्म जो है आज तक शायद किसी ने डिफाइन भी नहीं किया है। और शायद और बहुत सारे शब्दों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कई डिफाइन किसी डिक्शनरी में भी शायद उपलब्ध नहीं होगी। पर एग्रोनॉमी को अगर हम जानना चाहते हैं तो इसको हम जानेंगे एक हमारे ट्रांजिशन के मोड से, कि ट्रांजिशन क्या है। यानी कि ट्रांजिशन मतलब एक एरा से लेकर एक दूसरे, एक एरा या फिर एक पीरियडिसिटी से लेकर एक दूसरे पीरियडिसिटी, यानी कि एक समय काल जो होता है वो समय काल किस तरह से परिवर्तन लाती है उस सेगमेंट पर। तो एग्रोनॉमी हमारे लिए किस तरह से उस समय काल का एक रूपरेखा एक अलग अंदाज से लेकर आया, ये जानिए। लाइफ इवोल्यूशन का एक बहुत ही बड़ा
काल था, यानी कि जब सृष्टि की निर्माण हुई एक महाविस्फोट से, और उसके बाद का जो इवोल्यूशन पीरियड हुआ, लाइफ इवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर जीव और जंतु का निर्माण का जो उत, एक इवोल्यूशन, यानी कि एक जन्म हुआ। ओके, ये एरा उस वक्त से शुरू होता है, और तकरीबन लाखों साल पहले का ये जो प्रिमिटिव स्टेज है, उस फॉर्मेशन में हम देखेंगे एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन भी हुआ है। उस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में हमने देखा है कि बहुत सारे पेड़ पौधों का उत्पन्न कुदरती तौर पर या प्राकृतिक के तौर पर हम देखते हैं। जो आज के दिन में हम नैसर्गिक वातावरण का जो निर्माण हम देख रहे हैं, ये वही नैसर्गिक वातावरण है जो एक हकीकत में एक अलग किस्म से जो प्रवृत्ति का जन्म हुआ, इसी इसी सिलसिले से शुरू होता है। तो जब इस ट्रांजिशन पीरियड में लाखों साल के बाद, अगर इस चीज़ के बाद हम जब देखेंगे, तो एक इवोल्यूशन का पीरियड आता है। यानी कि अगर हम देखेंगे कि ये इवोल्यूशन कब से जन्म हुआ, या फिर जहाँ पर मानव का जन्म हुआ, या फिर मानव का जीव सृष्टि ने जो मानव का एक अद्भुत विस्तार शुरुआत की, या फिर उनका जन्म से जो प्रचलन शुरू हुई थी, वहाँ से हम बात करते हैं, जिसको हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन का पीरियड एक वो पीरियड है जहाँ पर हम लोगों ने इस जियोलॉजिकल फॉर्म को एक अलग ट्रांजिशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिसको हम कहते हैं कल्टीवेशन। कल्टीवेशन यानी कि जब हमारे मानव खेती को एक नया आयाम मिला, जहाँ पर पेड़ पौधों का उगना और पेड़ पौधों का समझना, या फिर उसे फिर अपने ही हिसाब से फिर उस त, उस उन नैसर्गिक वातावरण को हमने एक अपने तौर पर या अपने हिसाब से अपने पैमाने पर यूज़ करना सीख लिया। और उस कल्टीवेशन पीरियड में कुछ कुदरती और कुछ मानवीय शक्ति के तौर पर इस कल्टीवेशन का जो प्रारूप जन्म लिया, जिसके वजह से हम आज अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना लेते हैं। और अहम हिस्सा क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये इस हिस्से के बगैर अगर हम देखेंगे, तो कोई भी तत्व या फिर कोई भी तकनीक इसके बगैर हम हमारे लिए ये एक अलौकिक भोग का निर्माण कर लेती है। चलते चलते हैं ऐसे इसी ट्रांजिशन पीरियड से, यानी कि जब स्टोन एज के ह्यूमन इवोल्यूशन की पीरियड का जो समापन हुआ, और उस ट्रांजिशन पीरियड से जब एक सोशल इवोल्यूशन का जो एरा आया, या फिर जो पीरियडिसिटी में हम कदम रखते हैं, तो इस सोशल इवोल्यूशन के पीरियड से ही हमारा एग्रो फैक्टर्स का जन्म लेता है। हम एग्रोनॉमिक के बारे में डिफाइन करते हैं यहाँ पर कि एग्रोनॉमिक क्या है, क्योंकि चूँकि ये एग्रो एक स्पेसिफिक फैक्टर्स यहाँ से जन्म हुआ, जहाँ पर सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। इस सिविलाइजेशन के पीरियड में इसी इसी स्टांस में, या फिर इसी एलिमेंट के प्रोसेस में हम एक टेक्निक का एक विज्ञान का रूप जो लेकर हमने इस चीज़ को बनाने की शुरुआत की। इस टेक्निक को हम इसलिए कहते हैं एग्रोनॉमिक, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है, ये पूरा एग्रो बेस्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर हम अपने हिसाब से अपने पैमाने पर ही हम अपना कल्टीवेशन करने लगते हैं, जहाँ पर मानव ने एक सभ्यता का निर्माण किया, और इसी सभ्यता के साथ में हमने एक सिविलाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत की। तो सिविलाइजेशन प्रोसेस की जैसी ही शुरुआत हुई तकरीबन 35-40 हज़ार साल पहले, उसी एग्रोनॉमिक को हमने अपनाकर अपने जीवन में इसलिए समावेश कर दिया, ताकि हम हमारे जो हर दिन का जो जीवनी है, या फिर हमारा जो एनर्जी प्रोसेस है, जो हमारे शरीर को जो ज़रूरत खाद्य पदार्थ, या फिर जो ताकत होती है, जो एम्पावरमेंट चाहिए हमारे बॉडी को, उसकी पूर्तता या फिर उसकी जो एबिलिटी है, उसके हिसाब से ही हम लोग हमारे शरीर का शरीर को एक भोग के तौर पर देते हैं।
अगर एग्रोनॉमिक सेक्टर को अगर हम यहाँ पर इकोनॉमिक सोशल इवोल्यूशन को अगर हम यहाँ पर देखें, तो ये सभ्यता समाज से यहाँ से एक टेक्निक का ही जो प्रारंभ हुआ, वो टेक्निक का प्रारंभ को ही हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर के तौर पर मानते हैं। मान ले एग्रीकल्चर एग्रोनॉमिक के टेक्निक के वजह से ही जो उत्पन्न हुआ, या फिर वो टेक्निक जो जो ज्ञान सॉरी जो ज्ञान या जो मैकेनिज़्म जो शुरुआत की, उसको और आगे बढ़ाते हुए हमने इसको एग्रीकल्चर का एक बहुत ही विशेष दर्जा दिया है। और इसी एग्रीकल्चर के ऊपर हम खास तौर पर आज तक जो सार्वभौमिक तौर तरीके हैं या फिर जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। ये एग्रीकल्चर जो नाम से अगर हम डिफाइन करेंगे, तो ये एक कोई भी प्रोडक्टिविटी एस्पेक्ट है जो एग्रीकल्चर को डिफाइन करेगी, वो है एक टर्मिनोलॉजी के तहत है। वो टर्मिनोलॉजी को अगर हम देखते हैं क्या है ये एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर एक्चुअली दो किस्म में बटा हुआ है। एक तो पहला है ये एग्री, और दूसरा है कल्चर। एग्री मतलब जो ज़मीन के स्तर से जो ज़मीन के स्तर से उत्पन्न हुआ है, ये जो नेचुरल प्रोसेस है जो कल्टीवेशन के साथ में जुड़ा होता है। इस कल्टीवेशन को हम देखेंगे कि किस तरह से एग्रीकल्ट जो है, एग्रीकल्ट यानी कि जो कल्टीवेशन का जो प्रोसेस है, उसी एब्रीविएशन के थ्रू से एग्रीकल्ट का जन्म होता है। पर इस कल्ट के साथ में एक और हमारा एक प्रोसेस जुड़ जाता है, और वो है हमारा कल्चर। तो ये कल्चर अगर हम देखेंगे, तो अगर ये कल्चर का डिफिनेशन अगर हम देखेंगे, तो कल्चर यानी कि एक संस्कृति है, एक सभ्यता है। और ये सभ्यता को ही हमने एक धर्म और एक कर्म के रूप में, या फिर एक धर्म और कर्म के रूपरेखा में ही ढालना शुरू कर दिया, ताकि ये लोगों के हित में और लोगों के एक समाज की सृष्टि में, जहाँ पर हमारा सिविलाइजेशन प्रोसेस जो है, वो सिविलाइजेशन प्रोसेस ही हमारे लिए एक मैकेनिज्म के थ्रू से एग्रीकल्चर का निर्माण बनाते हैं। तो एग्रीकल्चर को अगर हम एक अलग अलग फेस में अगर देखें, तो वो फेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जहाँ पर हमने इस प्रोसेस को डिफाइन किया है, वो है एग्रीकल्चर एक फार्मलैंड के तौर पर होता है, यानी कि जो ज़मीन होती है वो ज़मीन के स्तर पर हम काम करते हैं, और उस ज़मीन के स्तर में जो काम करते हैं या जो उपजाऊ करते हैं, उसी चीज़ को हम फार्म प्रोड्यूस के नाम से जानते हैं। जो उपज की बात करें हैं, जो हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए भी हम इसी चीज़ को डिफाइन करते हैं, इस टर्म को। और तीसरा फेस जो हम लोग देखेंगे, वो है फार्मर सॉरी फेस नहीं, हम कहेंगे कि ये एक फैक्टर है जो फार्मर्स के साथ में है। तो तीन फैक्टर से इंपॉर्टेंट होता है। एक तो जो एग्रीकल्चर को डिफाइन करे, तो पहला है फार्मलैंड, दूसरा है फार्म प्रोड्यूस, और तीसरा है फार्मर्स। अगर तीनों सेगमेंट को हम लोग, तीनों फैक्टर्स को एक तरीके से हम लोग देखेंगे, तब जाके ये एग्रीकल्चर जो है वो डिफिनीशन का एक प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो एग्रीकल्चर को अगर इस पैमाने में अगर जाने, तो एग्रीकल्चर को हम निर्णायक रूप में अगर देख लें, तो ये एग्रीकल्चर बन जाता है पूरा कल्टीवेशन के फॉर्मेशन के थ्रू से, जहाँ पर एग्री और कल्चर का मिक्सअप होता है। यानी कि एक सभ्यता है, एक संस्कृति है। तो इस संस्कृति के ऊपर हम जो काम करते हैं, इसी चीज़ को, इस फिनोमिनन को में हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस किया है, या इसे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देकर हमने इसे एक नए आयाम की तरह पेश किया है, जिसको हम इकोनॉमी सेक्टर का वर्चस्व बताते हैं। अगर आज के दिन में मॉडर्न, जैसे ही ये एग्रीकल्चर का फिनोमेना पास आउट होता है, आज के दिन का जो आज के वक्त में, आज के समय में जो इकोनॉमिक सेक्टर को हम जब डिफाइन करते हैं, जो हमारा जो अर्थशास्त्र के जो विशेष दर्जे के हिसाब से, तो हमने इस चीज़ को एक अलग तौर पर निर्धारित किया है। एक अलग अलग पैमाने पर हमने इस चीज़ को मेजर किया है, या फिर इसकी गणना करने शुरू कर दी। तो पहले पैमाने पर होता है प्राइमरी सेक्टर, और फिर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर।
इन तीनों सेक्टर में अगर हम देखेंगे, हर एक सेक्टर का जो बेसिस है, यानी कि जो बेसल पॉइंट है, वो बेसल पॉइंट होता है ये एग्रीकल्चर, यानी कि फार्मलैंड, फार्म प्रोड्यूस और फार्मर्स के इस फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हुए, इस फैक्टर्स को सम्मिलित करते हुए जो एग्रीकल्चर का फिनोमेना प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। लेकिन ये प्रोसेस जो है ये एक आधुनिक से ज़्यादा ये एक वैधानिक दृष्टिकोण से नापना या उसे उस स्तर पर मापदंड देना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही निर्णायकारी कार्य माना जा सकता है। हालांकि इस इकोनॉमिक सेक्टर को देखकर जब आप प्राइमरी को के एस्पेक्ट को देखेंगे, तो प्राइमरी के एस्पेक्ट में आपको एक संकोच ज़रूर उत्पन्न होती होगी कि ये किस बेसिस में हम लोग ने एग्रो इंडस्ट्रीज़ को एक अलग साँचे में डालकर बनाया, ताकि जो कि इकोनॉमिक सेक्टर से थोड़ा सा कुछ अलग सा महसूस होता है। पर हम यहाँ पर एक सटीक वातावरण बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि किस बेसिस में हम लोग ये बता सके कि ये किस तर्क पर एग्रीकल्चर एक नेचुरल फिनोमेना है, एक प्राकृतिक और एक नैसर्गिक प्रचलन है, जिसके वजह से हम इसे इकोनॉमिक सेक्टर से एक अलग तर्क बनाकर, एक अलग वर्चस्व बनाकर एग्रोनॉमी का एक नया वर्चस्व का निर्माण करें। तो एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट फिनोमेना जो प्रोसेस होता है, जिसके तहत हमारा जो ये फार्म प्रोड्यूस जो यहाँ पर शुरुआत होती है, इस फार्म प्रोड्यूस के ऊपर ही ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है और इस फार्म प्रोड्यूस के तर्क पर ही हमारा आगे का जो नैसर्गिक से लेकर एक व्यवहारिक जीवन पे असर करने के लिए यहाँ पर इस प्रोसेस को भेज दिया जाता है। तो एक सेगमेंट जो ड्रॉ है, एक जो लाइन जो है, इस लाइन से हमें पता चलता है कि ये ट्रांजिशन पीरियड से लेकर अब तक का जो एक विशिष्ट तौर पर एक आर्थिक सेक्टर पर अगर देखेंगे, फोकस करेंगे, तो ये पैमाना एक अलग ही पैमाना बन जाता है। लेकिन इकोनॉमिक सेक्टर में जब ये प्रविष्ट करता है, या ये जो प्रवेश करता है, जब ये एग्रीकल्चर फिनोमिना या फिर हम कहें कि ये फार्म प्रोड्यूस जो इकोनॉमिक सेक्टर में प्रवेश करता है, तब यहाँ पर हमारा जो अर्थव्यवस्था पर जो फैक्टर चला आता है, तो हमारा पहला तर्क होता है ये जो पहला चलन होता है ये प्राइमरी सेक्टर के बेसिस पर। प्राइमरी सेक्टर यानी कि जहाँ पर हम एग्रो इंडस्ट्रीज़ को डिफाइन करते हैं, यहाँ जो भी कुछ एग्रोकल्चर फिनोमिनन है, हमने उस चीज़ को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है, या कि इसमें सम्मिलित कर दिया, जहाँ हम एक अलग वर्चस्व की एक मंशा रखते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में जो एग्रो इंडस्ट्रीज आज इकोनॉमिक सेक्टर में है, इस इकोनॉमिक सेक्टर का यही कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है कि ये किस बेसिस में जो नेचुरल फिनोमिनन है, ये जो नेचुरल प्रोसेस है, या फिर जो नैसर्गिक कार्य है, वो एक इकोनॉमिक सेक्टर में किस तरह से हमारे जीवन में इफेक्ट करते हुए एग्रो इंडस्ट्रीज का फॉर्मेशन बनाकर इसे उस एग्रो इंडस्ट्रीज के बेसिस में ही हम लोग एक अलग अलग पैमाना तय कर लेते हैं और एक मोबिलाइजेशन चलता है, एक किस्म का एक मूवमेंट चलता है। तो एग्रो इंडस्ट्रीज का जो प्रोसेस है, या जो एग्रीकल्चर जो फार्म प्रोड्यूस है, वो फार्म प्रोड्यूस अपने तर्ज पर जो उपज होता है, वो उपज ही यहाँ पर एग्रो इंडस्ट्रीज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, और चेंज होकर वो चला आता है हमारे बहुत सारे मिलर्स के मैकेनिज़्म में। यानी कि जहाँ पर हम जैसे सॉडस्ट या फिर राइस मिल्स, दाल मिल्स, या फिर बाकी के जो चटाई का जो काम होता है, वो काम, उस काम को हम एक एग्रो इंडस्ट्रीज़ के तौर पर जानते हैं, जहाँ पर ये सब इन चीज़ों को एक मिलर्स के तौर पर चला जाता है। और ये मिलर्स के तौर पर जो किया हुआ है, ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद ही ये एग्रो इंडस्ट्रीज़ का जो
फार्म प्रोड्यूस का जो मैकेनिज़्म है, इसे हम यूटिलिटेरियन के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे भोग के लिए होता है। कुछ हद तक इस फिनोमेनन के स्ट्रक्चर के इस फार्म प्रोड्यूस को यहाँ एग्रो इंडस्ट्रीज, यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर, इकोनॉमिक के जो सेकेंडरी सेक्टर है, यहाँ के लिए भी एक अलोकेशंस होता है। इस अलोकेशन को इंडस्ट्री एक अलग अलग रूप में परिवर्तन करती है, खास करके जब वो इंडस्ट्री कुछ फूड प्रोसेस यूनिट्स की हो या फिर कुछ फूड स्टफ एक्सेट्रा उस मायने पर होती है। तो फूड प्रोसेस जो प्रोडक्शन सेक्टर में कैटेगरी में चला आता है, और फूड स्टफ भी वही उसी कैटेगरी में चला आता है। लेकिन ये फूड प्रोसेस और फूड स्टफ जब ये इस सेगमेंट को कवर कर लेता है, तो इस सेगमेंट के कंप्लीशन के बाद ही फिर से यही प्रोसेस फिर से वो एक फिनिश प्रोडक्ट के तौर पर यूटिलिटेरियन के लिए एक कंजम्पशन पैटर्न में कन्वर्ट होकर वो भोग के लिए या फिर उपभोग के लिए हमारे समाज में, हमारे इकोनॉमिक सेक्टर में वो प्रविष्ट कर लेते हैं, ताकि हम वहाँ से अपनी जो ज़रूरत है वो ज़रूरत की पूर्ति कर लें। इस सेगमेंट में एक और खासियत जुड़ जाती है जिसको हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं, यानी कि थर्ड सेक्टर इकोनॉमिक का चलता है, जिसको हम सप्लाई चेन कहते हैं। इस सप्लाई चेन में हम बहुत सारे फैक्टर्स को डिफाइन करते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं, होलसेलर, रिटेलर। तो इन सभी लोगों के जो सप्लाई चेन है, ये सप्लाई चेन एक इकोनॉमिक सेक्टर का अभिन्न अंग होता है, और जो इसी प्रोसेस को एक इंडस्ट्री से पास आउट होकर ये सप्लाई चेन के द्वारा यहाँ पर यूटिलिटेरियन के लिए फिर से प्रविष्ट होता है, यानी कि आप फिर से उस चीज़ को कंजम्पशन यानी कि भोग करने के लिए आप तैयारी में रहते हैं। इसी चीज़ को हम रिटेलिंग सेक्टर में भी करते हैं। लेकिन ये जब ये रिटेलिंग सेक्टर की बात करते हैं, तो ये होता है हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स और सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर्स पर, जो हम इसे एक वैधानिक रूप से, यानी कि एग्रीकल्चर को एक वैधानिक रूप से हम इसे एक अर्थशास्त्र के रूप में, अर्थ जो एक इकोनॉमिक डेफिनेशन के तौर पर हम, या फिर इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत इसे एक टर्मिनोलॉजी बना देते हैं। तो ट्रेड एंड कॉमर्स एंड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक फैक्टर अलग होता है जो प्रोडक्शन से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस है जो प्रोडक्शन से और प्रोडक्शन के बाद में जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, ये एक आपस में जुड़ा हुआ फैक्टर्स है। अब ज़रूरी है समझना कि इस फैक्टर को, इस सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में हमने जिन टर्मिनोलॉजीज़ को देखा है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा विशेष तौर पर गौर किया जाना चाहिए कि क्या है ये फार्म प्रोड्यूस, पहले फार्मर, फार्मलैंड, जो पूरा का पूरा एक एग्रीकल्चर के इस मापदंड में सम्मिलित है, और इसके बाद हमें गौर करना है कि क्या ये एग्रो इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से हमारे इकोनॉमिक सेक्टर में इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है, और साथ में फूड प्रोसेस और फूड स्टफ, इन सब चीज़ों के ऊपर हमें गौर करना है। और रिटेलिंग के ऊपर हम सबसे ज़्यादा गौर करेंगे, जो ट्रेड एंड कॉमर्स और सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर हम आज के दिन में देखते हैं। और फूड प्रोसेस एंड फूड स्टफ एक साथ में, प्रोडक्शन के साथ में एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन किया है। ये सब टर्मिनोलॉजी आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा एक अंग जैसे माना जा सकता है। तो जो रचनात्मक पहलू है यहाँ, जो ट्रांजिशन पीरियड, जो लाइफ इवोल्यूशन से शुरुआत की है, यहाँ से शुरू हुआ ये प्रोसेस अल्टीमेटली कंजम्पशन के पैटर्न तक, यानी कि उपभोग के लिए जो हम यूज़ करते हैं, यहाँ तक का जो एक ट्रांजिशन और ट्रांजिशन के बाद में एक मोबिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसको समझना बहुत ज़रूरी हुआ है। और जब तक इन चीज़ों को हम एक नेचुरल तर्क या एक किस्म से नेचुरल फिनोमेना को समझकर ही हम इन सभी
सेक्टर्स को या इन सब टर्मिनोलॉजीज़ को एक नए दृष्टिकोण से पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो इन दृष्टिकोण को रखेंगे, अगर इस दृष्टि से हम देखेंगे तो फार्म प्रोड्यूस एक अलग सा एलिमेंट बन जाता है, और साथ में मिलर्स या फिर रिटेलिंग है, ये एक अलग सा कंसेप्ट डेवलप हुआ है। और जो आज के दिन में सबसे बड़ी बहुचर्चित वाक़या जो चल रही है वो हमारे फूड स्टफ और फूड प्रोसेस के ज़रिए जो इस पूरे के पूरे सिस्टम में इंटीग्रेट किया हुआ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो इसे जो इस पर हमें एक दुय्यम दर्जा का या फिर एक सेकंड थॉट देना एक बहुत ही आवश्यकता की मांग खड़ी हुई है। तो जैसे बताया गया कि ये एग्रोनॉमी सेक्टर में अगर पिछले जो स्लाइड है जो हमने जो इससे पहले जो बताया, अगर उसको आगे चलकर देखें तो एग्रोनॉमी सेक्टर का जो फर्स्ट फिनोमिनन जो एग्रोनॉमी है ये टोटली फार्मर्स के बेस्ड में है, और जो जिसमें फार्मलैंड्स और फार्म प्रोड्यूस के ऊपर के मायने पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाएगा। लेकिन फार्मर्स जो इस चीज़ के करता रहता या फिर जो जो जिन्होंने कुदरत के इस रचना को अपने एक अर्थव्यवस्था में जो सम्मिलित किया गया, इस सेगमेंट में ही हम देखेंगे कि ये फार्मर्स का जो या जो कृषक है, इन कृषक का जो रोल है, इस रोल से हम जुड़ जाते हैं और उसके मायने समझने की कोशिश करते हैं। साथ में चला आता है फिर बाद में एक सप्लाई चेन, जो हम इस फिनोमिनन के जो इकोनॉमी का ही हिस्सा है, पर हमने एक अंतरिम तौर पर एक अलग पैमाने में इस इकोनॉमी को डेवलप इसलिए दे दिया है या फिर इसे एक अलग सेगमेंट में रखा है, ताकि समझ में आए कि ये जो फार्म प्रोड्यूस है, जो फार्मर्स जो हमारे जो फार्म प्रोड्यूस या जो उपज करते हैं, वो उपज फाइनल तौर पर या फिर एंड मीन्स में, यानी कि एक फाइनल थियरी के हिसाब से जो यूटिलिटेरियन थियरी है, उसके बेसिस में एक यूज़र यानी कि एक कंज्यूमर तक पहुंचने का जो ज़रिया है, जो सप्लाई चेन के द्वारा किया जाता है, वो फिनोमेना इसी सभी सेगमेंट में हमने डिस्क्राइब किया है। और इस डिस्क्राइब से हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में जो अंतराल प्रवृत्ति है, या जो एक इंडिफरेंट अप्रोचेस होता है, वो अलग अलग तौर पे अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल्स सम्मिलित होता है इसमें। तो अगर हम सप्लाई चेन में देखेंगे तो सबसे पहले होता है सर्विस प्रोवाइडर, जो स्टॉकिस्ट होता है, यानी कि जो माल उपज का जो भी स्टॉक करता है उस चीज़ में आता है। इस स्टॉक में हमारे या तो सरकारी जो प्रोक्योर करती है, जो सरकार जो अपना उपज का जो भंडारण करती है उस स्तर पर भी चलता है। कुछ प्राइवेट प्लेयर्स का भी चलता है जो खासियत तौर पर इस फ्रेमवर्क में सम्मिलित हुआ है। साथ में ही ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो उपज होता है उसको ट्रांसपोर्ट के बेसिस में करते हैं। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर में एक दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है इंश्योरेंस और बैंकिंग, जो इस फार्मर के इस एग्रीकल्चर फिनोमिनन के बेसिस पर इंश्योरेंस और बैंकिंग को, यानी कि एक प्रोटेक्शन और एक फाइनेंशियल एकोमोडेशन, यानी कि कैपिटल क्रिएशन करने के लिए या फिर एक कैपिटल प्रोसेस के लिए जो हम इसमें यूज़ करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शनिंग का काम करते हैं। इसीलिए हमने सप्लाई चेन में सर्विस प्रोवाइडर और इसके साथ में एक सप्लाई चेन, यानी जो ट्रेडर्स, कंसाइनर्स, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ये सब एक आम बात है जिसका डेफिनेशन बताने की आवश्यकता तो यहाँ पर भी लग नहीं रही है। लेकिन खासियत बात है कि जब इकोनॉमी के सेक्शन में जब हम देखेंगे तो एक इस इकोनॉमी के मोबिलाइजेशन में रिटेलर जो सेगमेंट है, ये खास तौर पे जब हमने आपको पिछले वीडियो में कुछ इसका खास डेफिनेशन बताया था, एक बार फिर से उस पर गौर करते हैं। तो एग्रीकल्चर के फिनोमिनन में अगर हम उस पिछले वाले वीडियो में नज़र रखते हैं तो ये सबसे पहले अग्रारियन सेगमेंट्स में, जहाँ पर फार्मर्स का एक इंटीग्रेशन होता है, यानी कि सबसे पहला प्राइमरी फंक्शनरी का काम रोल अदा करती है वो। सेकेंडली ये जो इंडस्ट्री लेवल में जो वर्कर्स है, ये
इनका एक इम्पोर्टेंस या फिर इनका महत्व बढ़ जाता है। साथ में ही एडेप्टर्स जो प्रोफेशनल्स वगैरह जो जैसे बैंकिंग सेगमेंट्स में बैंकर्स होते हैं वो सब, ये और इंश्योरेंस एडवाइज़र, इंश्योरेंस का जो काम करते हैं ये इंश्योरेंस कंपनी, ये एडाप्टर्स, और साथ में ही जो रिटेल सेगमेंट्स में या फिर होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर्स के सेगमेंट्स में जो होता है ये मर्चेंटर्स जो व्यापारी है, इन 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 सभी इन सभी लोगों का इस पूरे के पूरे संरचना में संभाल। इसीलिए हम हर वक्त ये कहते हैं कि जब तक ये फैक्टर्स नहीं होता है तब तक हम हमारे इस इकोनॉमी में स्ट्रक्चर में, इस कॉन्स्टिट्यूशनल के स्ट्रक्चर में या फिर एक नीतिगत इरादों में जब तक लोगों का समावेश नहीं होता तब तक ये देश देश नहीं बनता। तो हमने पूरा का पूरा एक एग्रारियर्स फिर मर्चेंटर्स और एडाप्टर्स के बारे में पूरा जिक्र करते हुए ये पूरा का पूरा इकोनॉमी को एक स्ट्रक्चरल डिफिनेशन देकर हमने बताने की कोशिश की। साथ में ये इस जितने भी फिनोमिनन में इस प्रोसेस में जो लोग सम्मिलित होते हैं, जहाँ जो फार्मर से लेकर यूज़र यानी कि उपभोक्ता तक जितने भी लोग होते हैं, ये सभी के सभी स्टेक होल्डर्स यानी कि उसमें निर्माणकारक का एक योगदान देने वाले यही मैकेनिज़्म में सम्मिलित होते हैं। तो इन फैक्टर्स के ऊपर ध्यान रखते हुए अगर हम आगे की कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करें या फिर आगे का जो प्रतिबिंब होता है वो इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, उनके बारे में जो जिक्र होता है वो शुरुआती तौर पर हमने जो फार्मर से शुरू की है जो यूज़र तक एंड होता है। इसमें जो स्टेक होल्डर्स है, ये स्टेक होल्डर्स का जो फर्स्ट पर्सन्स यानी कि पहला व्यक्तित्व जो होगा वो फार्मर्स से शुरू हुआ है, जहाँ ये फार्मर्स की जो कार्य है या जो रचनात्मक जो दृष्टिकोण है, इसके बारे में जो हमने आज के दिन में जो महसूस किया है या फिर जो हम हालात देख रहे हैं, इसके ऊपर जो चर्चा होगी वो चर्चा एक अद्भुत कार्य के तौर पर ही हम मानेंगे और इसी को हम आगे बढ़ाते हुए एक इनके पूरे के पूरे व्यवहारिक घटना को हम एक नए तौर पर स्थापित करने की कोशिश प्रयास करते हैं। अगर एक तरीके से हम देखेंगे तो एक एट ग्लांस या फिर ओवरव्यू देखेंगे एग्रारियर सेगमेंट्स में, तो एग्रारियर सेगमेंट्स में हम वो सब फंक्शंस जो हम लोग अब तक बताया है उसमें क्या खामी क्या अच्छाइयाँ थी क्या बुराइयाँ थी वो सब छोड़कर अगर हम देखें तो दो वास्तविकता हमें नज़र आएगी। एक तो पहले है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड यानी कि जब ब्रिटिश काल या फिर ब्रिटिश काल के पहले का जो एरा था या फिर पीरियड था उसके बारे में चर्चा है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद का जो रचना हुई थी या फिर आज़ादी के बाद का जो दृष्टिकोण था इस फार्मर या फिर फार्मिंग एक्टिविटी जो फार्म प्रोड्यूस से रिलेटेड है, इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा गौर करते हैं कि पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस पहले अगर देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस जब हमारे जो कृषक थे या फिर जो किसान थे और किसान के साथ में जुड़े कुछ वर्कर सेगमेंट यानी कि लेबर सेगमेंट्स जो थे, वो चाहे वो किसान के हो या फिर कोई इंडस्ट्रीज़ के वर्कर्स हो, इनके द्वारा ये इन दोनों के लेवल में हम इस फैक्टर्स को कुछ अलग तरीके से देखा गया जो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत ही एक अलग किस्म का एक प्रैक्टिस हुआ था जब हमारे इंपीरियलिज्म रूल यानी कि ब्रिटिश राज का एक अहम हिस्सा था। ब्रिटिश राज के वक्त में जो किसानों की या फिर जो मज़दूरों की जो दशा थी इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो उनकी बदहाली या फिर उनकी जो दुखद वातावरण में जीने की जो उनकी जो प्रवृत्ति थी उसके बारे में इसमें ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं है। हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे जब देश को जब आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद में जब हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो 1950 को निर्धारित किया गया और
इसमें सभी लोग जो जब हमने देखा है कि जैसे इस देश के जितने भी लोग थे वो सभी लोगों ने इस 1950 के संविधान को अपनाकर अपने आप को एक नया आयाम या फिर एक नया दृष्टिकोण देने की पूरी अ, जिंदगी इस देश के या फिर इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को सम्मिलित कर दिया, या फिर हम यूँ कहें कि वो उनको अपनाकर हमने एक बहुत ही प्रारूप के साथ में, बहुत ही विचार के साथ में हमने हमने अपने इस संविधान को अडॉप्ट करके, यानी कि अपने लिए लेकर हमने कोशिश की कि किस तरीके से हम इस देश का निर्माण करें, या फिर इस देश के निर्माण के साथ में हम योगदान का एक एक पार्टिसिपेशन कर ले, या भी यानी यानी कि एक किस तरीके से हम इस देश के निर्माण के लिए हम अपना कार्य को, अपने पार्टिसिपेशन को मजबूत करें। तो अगर आज के वातावरण में देखें तो हमने देखा है कि किस तरीके से हम हमारा देश बड़ा है, या फिर बढ़ने के बाद में बढ़ते हुए देश की जो गति थी वो उसे देखते हुए जिस आधार पर ये जो कृषक या फिर हम यहाँ पर कृषक की बात करेंगे, बाकी के फिनोमिनन जो लोग हैं उसमें ज़्यादा हम इसके इसके उन लोगों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो नेशन तो हमारा जो देश है, जो राष्ट्र है, वो राष्ट्र की प्रकृति तो चलती रही, लेकिन सबसे बड़ी दुर्दशा ये थी कि यहाँ पर कोई भी फार्मर का मैं ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँगा तो फार्मर्स के जो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो है सेगमेंट है, इनकी दुर्दशा वही की वही रही थी। और इसके चलते हमारे देश में एक लोगों का जो बड़ा तबका जो फार्मर सेगमेंट्स से आता है, यानी कि जो किसानी सेगमेंट्स में थे, उनका योगदान राष्ट्रीय निर्माण में सबसे ज़्यादा अधिक होने के बावजूद इस सेगमेंट में इन कृषक के या इन किसानों का जो हाल है, जो बदहाल है, ये एक बहुत ही दुखदाई और पीड़ाजनक वातावरण में है। 1950 में गणतंत्र की जो स्वाधीनता का जो हमने प्रचलन शुरुआत की, इससे इनका जब कृषक या फिर किसानों का जो बदहाली या फिर जो वर्कर्स है जो उनकी बदहाली, अगर इसको एक ओवरऑल सिनारियो में देखेंगे तो उन सिनारियो में हमें ये पता चलता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशंस था, यहाँ पर जो भेदभाव होती थी, हम यहाँ भेदभाव जाति या फिर धर्म के भाव से नहीं कहते हम, सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो होता था वो है एक इकोनॉमिक फैक्टर्स के तौर पर, या यूँ कहें तो आर्थिक मापदंड के तरीके से देखकर, या फिर आर्थिक जो दृष्टिकोण है उसे देखकर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन जो चलता था वो वाकई ही पीड़ादायी और दुखदाई चलती रही। तो इसी प्रोसेस को दूर करने के लिए, यानी कि उस को दूर करने के लिए जब बहुत सारे बुद्धिजीवी और बहुत सारे समाज सेवी उनका आगमन हुआ और उन्होंने एक नए दृष्टिकोण के साथ में और एक नए प्रचलन के साथ में अपना योगदान देने के लिए एक वर्चस्व की शुरुआत की। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम या फिर ऐसे बहुत सारे फिनोमिनन प्रोग्राम्स को उन्होंने सेट कर दिया, जिसकी वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन का जो है, ये जो भेदभाव है, जो अमीरी गरीब का जो प्रचलन चल रहा है, इस पर थोड़ा सा एक समानता का एक अंतर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर इस पर ज़्यादा गौर किया गया था। पर समाज की जो रूपरेखा है वो रूपरेखा एक आम जनता या फिर जन लोग के माध्यम से ज़्यादा एक दायित्व होता है जो व्यवस्था
कर्मियों के हाथ में दी जाती है। एक व्यवस्था जब बनी है, जो हमारी संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत जो व्यवस्था का निर्माण जो हुआ है, वो निर्माण एक अलग तौर पर अगर देखते हैं तो एक समाज का जो जिम्मेदारी है और जो व्यवस्था का जो प्रलोभन है, इन दोनों में जो अंतर होता है, वो अंतर का जो अ, प्रवृत्ति है, वो हर हर तर्क में और हर एक एंगल से देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन के प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए जैसे जैसे एक नया बुद्धिजीवी या फिर कुछ नए नए आइडियाज़ का या फिर आइडियाज़ के जो फिनोमिना प्रोसेस शुरू हुआ था, उसी में से एक फिनोमिना था भूदान की योजना, या योजना नहीं कहेंगे इसे, हम कहेंगे क्योंकि एक ये स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत नहीं था, बल्कि एक समाज का एक दायित्व जो था किसी व्यक्तित्व के तौर पर। और वो भूदान का जो कार्यक्रम जो शुरुआत की थी, जो एक समाज सेवी जो विनोबा भावे जी जो थे, इनका एक कार्य इस कार्यक्रम में बहुत ही विशेष तौर पर योगदान रहा था। भूदान की जो कल्पना थी, ये समाज के तौर पर और आर्थिक और विशेष करके जो समाज का जो निर्माण है, उस निर्माण के तौर पर अगर देखा जाए तो एक इसे इतिहास के पन्नों में एक अलग अंदाज में या फिर एक अलग अलग तर्क में दर्शित किया गया था। ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, अगर हम इस भूदान या फिर ग्राम दान का जो कार्यक्रम है, जो विनोबा भावे जी ने शुरुआत की थी, इसका अगर हम प्रचलन देखें या इसके कार्यक्रम का जो विशेषता है देखें, तो इसमें खासियत ये थी कि जब इन्होंने देखा कि किस तरीके से भेदभाव का जो प्रचलन जो भारत को आज़ादी दिलवाने के बाद जो मापदंड अपनाना चाहिए था, जो स्टेट के पॉलिसीज थे, वो उसमें खासा खासा तौर पे ज़्यादा कुछ तब्दीलियाँ नहीं आई थी, पर विशेषता ये थी कि किसी भी कीमत में या फिर किसी भी स्तर पर इन भेदभाव को, इन डिस्क्रिमिनेशंस को किसी भी स्तर कैसे भी करके इसको ख़त्म करने की एक पूरी की पूरी कोशिश जो की जानी चाहिए थी, वो उन कोशिशों को और आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। तो ऐसे भूदान के कार्यक्रम में जब एक सोच की और एक कल्पना का निर्माण किया गया, जो इस तरह से ज़मीनी हकीकत के को गौर में रखते हुए ज़मीनी स्तर से जितने भी वाकया या फिर जितने भी भूदान और ग्रामदान का विशेष कार्यक्रम कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में यूँ कहीं तो जब ब्रिटिश राज के वक्त में, जब इम्पीरियलिज्म पावर जब देश में कायम रही थी, उस वक्त का एक प्रचलन रहा करता था कि जो भूमि है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो एग्रीकल्चर लैंड को सभी प्रोविंशियल स्टेट्स में या फिर जो अलग अलग राज्यों में उनका पूरा का पूरा सिस्टम जो है, जो लैंड सिस्टम है, वो लैंड सिस्टम पूरा का पूरा एक कुछ तबके के लोगों को, यानी कि जैसे ज़मींदारी या फिर रौयतवारी या फिर मालवारी या फिर इनामी या फिर ज़ोआफ़ी, ऐसे बहुत सारे हर स्टेट में, हर राज्यों में एक अलग अलग प्रचलन या फिर एक अलग अलग दृष्टिकोण के साथ में दिया जाता था। और इसी के तहत जितने भी जो ज़मीनी स्तर पर जो एग्रीकल्चर का जो पूरा इकोनॉमी कुछ चंद लोगों के हाथ में बांट दिया गया था।
ये सिलसिला चला था तकरीबन, मतलब ब्रिटिश राज के हुकूमत, ब्रिटिश के हुकूमत में या ब्रिटिश के राज में ये सिलसिला चलता रहा। और भारत के आज़ादी के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी इस चीज़ को ठीक तरह से निर्धार करना, और या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो भेदभाव हुआ था, उस भेदभाव को एलिमिनेट करने का प्रोसेस शुरू करना चाहिए था। उस स्तर पर वो काम या वो कार्य जो था, वो कार्य का कोई निर्वाह नहीं हुआ था। इसी के चलते जो ग्राम भूदान का जो कंसेप्ट लेकर आया गया था, कि जिन जिन लोगों के पास, मतलब जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास अधिक से अधिक संपत्ति, जो एग्रीकल्चर लैंड या कि फार्म लैंड जो है, वो फार्म लैंड अगर किसी के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो अगर वो चाहे तो वो अपने योगदान, अपने आप से ही वो अपने निर्धारित योग्यता के हिसाब से अपने भूमि को या फिर अपने ज़मीन को कुछ स्तर से वो और लोगों में बांटे। इसलिए ये भूदान का जो थियरी या ये जो कार्यक्रम था, ये पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 2 दशक तक तो चलती रही। ये तो हुआ था एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तहत, जो मतलब एक समाज कार्य या फिर एक आम लोगों का जो एक राय होता है, अ, जो समाज को एक अलग दिशा रखने की या फिर एक अलग सोच देने के लिए, जो समाज के पहलू को समझकर और समाज के लिए कुछ काम करने का जो सिलसिला जारी जारी रखते थे, उन लोगों के तहत ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया था। इस कार्यक्रम को देखा देखी और आगे बढ़ाते हुए, चूँकि ये एक संवैधानिक ढांचा का जो हमारा एलिमेंट था, जिसको हम एक डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेस हुआ करता था, कि भेदभाव जो चल रही थी अमीरी और गरीबी के बीच में, या फिर जिनके पास ज़मीन है या फिर जागीरदार है, उन उन वो ज़मीन या फिर वो जागीर जो जो है उनके पास, उन जिनके पास अधिक से अधिक स्तर पर है, उनको एक नॉर्मलसी के मोड में, यानी कि एक मध्यम मध्यम मैकेनिज्म के के तरह एक लिमिटेड एरिया में उनको या फिर एक सीमित तरीके से उनके पास रखा जाए, और बाकी के जो बचे हुए जो फैक्टर है ऑफ लैंड है, उस फैक्टर ऑफ लैंड को, उस लैंड को या फिर उस ज़मीन को वो अपना मनचाहे तरीके से, जो पहले कैंपेन के तौर पे, यानी कि इस कार्यक्रम के तौर पर जो दिया जाता था, उसे एक कानूनी के प्रक्रिया में सम्मिलित करते हुए इसे रीअलाइन कर यानी कि रीअलाइन करके, और उसे एक एक परफेक्ट मैकेनिज्म के तौर पर अलोकेशन करना बहुत ज़रूरी साबित हुआ था, ताकि यहाँ पर जितने भी किसान, ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान जो थे, जिनके पास काम तो किसानी का था, पर लेकिन उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, और ये स्तर जो था, जो जिसको हम लोग लैंडलेस लेबर्स कहते हैं, जो किसान जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, इनकी मात्रा जो अधिक से अधिक थी, और इसी वजह से यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था, क्योंकि अगर गौर से देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन का जो भेदभाव का जो स्तर था, वो अमीरी और गरीब के बीच में इसलिए ज़्यादा फासले हुआ करते थे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास लैंड लेस, यानी कि कोई ज़मीन नहीं थी। और जब भारतवर्ष जो है एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद, किन्हीं लोगों के पास, मतलब बहुत सारे लोगों के पास, या फिर अधिक से अधिक मात्रा में उन लोगों के पास कोई ज़मीन नहीं थी। तो उन ज़मीनों पर जो जागीरदारों का कब्जा था, या फिर जो रॉयतवारी, या फिर हम कहेंगे कि एक लिहाज से जो ज़मीनी स्तर पर जो जागीरदार थे, इस लैंड सिस्टम के जो मालिक थे, या जो लैंडलॉर्ड्स थे, इनको हम लैंडलॉर्ड्स भी कहते हैं, तो इन्हीं के पास जो ज़मीन थे, जो अधिक से अधिक मात्रा में थे, उनका जो ज़मीन है, वो फिर से रीअलोकेट करके फिर से उन लोगों में बांटा जाए जो जिनके पास ज़मीन नहीं। तो इस प्रचलन की शुरुआत हुई थी हमारे लैंड सीलिंग एक्ट से, जो
आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट के संशोधन के माध्यम से। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी क्या है जो आर्टिकल 31 में प्रविष्ट था? संविधान की आर्टिकल यानी कि घटना 31 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी यानी हर व्यक्ति को अपना एक प्रॉपर्टी जो है, अपना जो ज़मीन है, उसे हासिल करने का पूरे की पूरी तरह से स्वतंत्रता या फिर आज़ादी थी। तो इसी आज़ादी नहीं बल्कि उनका मूलभूत अधिकार था। तो मूल राइट यानी कि मूलभूत अधिकार। इस मूलभूत अधिकार के तहत जो व्यक्ति जो भी व्यक्ति है, अगर ये चाहता है कि मुझे ज़मीन लेना है, तो वो ज़मीन लेने के लिए वो उनके पास वो एक मूलभूत अधिकार था। और इस अधिकार के तहत ही वे लोग जितने अधिक से अधिक संपत्ति को अ, अपने पास खरीद कर रखे जाते थे। तो आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, ये फिनोमेना, ये जो अधिकार था, ये अधिकार भारत के आज़ादी के बाद में जब ये संविधान की घटना को इस विशेष तौर पर जब अमल में लाया गया, तब ये डिस्क्रिमिनेशन को और बढ़ावा देने के लिए एक राजनीतिक तौर पर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का मामला उत्पन्न कर रही थी। तो इसे निपटाना था, इसका निपटारा करना बहुत ज़रूरी था। इसी निपटारा करने के लिए आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो आर्टिकल 31 में था, इस राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे संविधान में जहाँ पर राइट दिया गया था, जो मूलभूत अधिकार दिया था, तो इसको हमने खारिज कर दिया। यानी कि जो संविधान की जो मूलभूत अधिकार है, उसमें से इस घटना को निकाल कर हमने बाहर कर दिया, ताकि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, यानी कि हर जो जिनके पास भी जो ज़मीन थे, जो जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन थी, वो इस पैमाने पर ये साबित ना कर पाए कि भाई हम इस ज़मीन को हम और किसी को दे ताकि जो ज़मीन हमारा है वो हमारा अधिकार है, और हमारे अधिकार के क्षेत्र के अंदर होने पर हम इस अधिकार को विशेष तौर पर या विशेष दर्जे के तौर पर हम इसे अपना अभिन्न अंग मानते हैं, और हमारा पूरा राइट होता है इस प्रॉपर्टी पर। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी को जो स्टिग्मा था, जो समस्याएं थी, इसको ख़त्म करके इस देश में एक नया क्रांतिकारी मैकेनिज़्म, एक क्रांतिकारी प्रचलन की शुरुआत की गई। और इसी के तहत हर स्टेट में स्टेट ने अपने आप में ही एक स्टेट लैंड सीलिंग एक्ट का निर्माण करने की शुरुआत की, जहाँ मतलब जो नियम वगैरह जो भी प्रविष्ट करना था वो प्रविष्ट करना शुरू कर दिया। तो अब सवाल ये है कि आर्टिकल 31 और ये 31B के तहत अगर स्टेट लैंड सीलिंग एक्ट को अगर पावर देखें, तो आर्टिकल 31B में हर स्टेट को एक पावर दिया हुआ है, जो हम इसे एक अलग तर्ज पर देखेंगे। इसका तर्ज अगर हम देखें तो आर्टिकल 246 यानी कि 246 घटना के तहत एक बिजनेस का प्रोसेस दिया है कि हमारे सिस्टम में जैसे कि हमने बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर यानी कि संवैधानिक ढांचा में एक जो योग्यता है, जो काम है, जो सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर को अलग अलग तरीके से सम्मिलित किया है कि कौन सा काम यूनियन गवर्नमेंट देखेगी और कौन सा काम स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, और कौन सा काम वो है जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस आर्टिकल 246 में जो शेड्यूल 7 यानी कि परिशिष्ट 7 में जो सम्मिलित किया है, जो लिस्ट दिया गया है, इस लिस्ट के तहत जो स्टेट को जो पावर मिला है आर्टिकल 48 के तहत, यानी कि 14 पार्ट 4 में 48 के आर्टिकल 48 के द्वारा, कि स्टेट ऐसी कोई भी पॉलिसी बना सकती है जिसमें जो एक टेम्पररी प्रोविज़न के तहत है, जो जिसमें ये लिखा गया था कि कहीं पर भी अगर कोई भी पावर्स होगा, उस पावर्स को हम अलग अलग तरीके से
इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा जो अधिकार क्षेत्र है, वो अधिकार क्षेत्र के का जो डिस्क्रिप्शन दिया है, जो पावर जो एक्सरसाइज करना है, उस पावर को हम एक्सरसाइज करेंगे। ये पावर किन चीज़ों में होता है कि ये जो संवैधानिक ढांचा है, इस संवैधानिक ढांचे में थ्री टायर सिस्टम चलता है, जो थ्री टायर सिस्टम। इसमें यूनियन गवर्नमेंट यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम बताएं, या केंद्र सरकार का जो जो बिजनेस है उसके ऊपर, और स्टेट का जो बिजनेस होगा, जो स्टेट में जो काम करना है उसके बारे में निर्धारित किया। और ऐसे कुछ लिस्ट है जो स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर काम काम करेगी। लेकिन इसके मापदंड जो है एक निर्धारित तौर पर हर घटना के प्रति एक पावर को एक्सरसाइज करने का, एक फिनोमिनल एक्सरसाइज करने का पावर जो इन लोगों को दिया है, इसके बारे में ज़्यादा विशेष तौर पर आर्टिकल 246 में दिया गया है। पर साथ में ही ये डायरेक्टिव पॉलिसीज, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को हम इस तौर पर देखेंगे कि ये पूरा का पूरा पॉलिसीज बनाने का जो अधिकार है, ये यूनियन, स्टेट और दोनों ही स्तर पर, तीसरा जो है वो दोनों ही स्तर पर इनको जो दिया है, इस पर निर्धार है। इसी निर्धार के तहत आर्टिकल एक पावर एंट्री 36 के माध्यम से दिया गया है, जहां पर राइट टू प्रॉपर्टी, जो एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और के बारे में जिक्र है हमारे संविधान की ढांचा, जो स्टेट के पॉलिसीज में आता है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को पूरा का पूरा अधिकार है कि वो कौन से बिजनेस के तहत या फिर कौन से मैटर्स में या सब्जेक्ट में वो इस कानून को एक्सरसाइज करने के लिए, या उसके लिए कोई रेगुलेशंस या नियमावली तैयार करने का जो प्रोसेस है, उस पर वो अपना अधिकार रखता है। तो उस अधिकार को रखते हुए, इस अधिकार को जब रखा गया था एंट्री नंबर 36 में, इस एंट्री नंबर 36 जो स्टेट का पावर है, उसे ओमिट कर दिया गया। तो इसका इफेक्ट आपको यहाँ पर फिर से बताया जाएगा। तो वो एंट्री नंबर 36 जो है, ये एंट्री नंबर 36, ये सातवें अमेंडमेंट यानी कि सातवां संशोधन 1956 में निर्धारित किया गया। और इसके तहत ही ये जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को के तहत इस राइट टू प्रॉपर्टी को हमने सीज कर दिया, यानी कि इसको खारिज कर दिया। तो ये जो पावर है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो स्टेट के पास वो पावर दिया गया था संविधान के हिसाब से, एंट्री नंबर 36 जो 246 को इफेक्ट करता है, उसे स्टेट ने अपने सब्जेक्ट मैटर में, या फिर अपना जो पावर जो है, अपना जो आधिकारिक क्षेत्र है, वो वहाँ से हटाकर उसे खारिज कर दिया गया। और इससे क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये हमारे देश के सिस्टम से, यानी कि देश के जो संवैधानिक ढांचा है, जो हमारा मूलभूत अधिकार है, यहाँ से खारिज कर दिया या निकाल दिया गया। जिसके बदौर चलते हुए आगे चलकर हमारे स्टेट ने यहाँ पर स्टेट लैंड सीलिंग एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिए। तो अगर हम आर्टिकल 31B में देखेंगे, जो शेड्यूल 9 में दिया हुआ है, आर्टिकल 31B में जो रेगुलेशन, जो स्टेट को जो पावर दिया है कि वो किस किस क्षेत्र से इफेक्ट कर ले, और उनको पूरा अधिकार है कि वो अपने प्रॉपर्टी के मामले में जो भी कुछ कानून है, वो कानून लेकर आए। तो इस आर्टिकल 31B के तहत स्टेट लैंड सीलिंग एक्ट का निर्धारण हुआ, और राज्य में जितने भी राज्य थे या जितने भी यूनियन टेरिटरीज थे, उन सभी यूनियन टेरिटरीज में और राज्यों में शेड्यूल लैंड को सम्मिलित करते हुए हर स्टेट ने एक अलग अलग लिस्ट जारी कर दिया कि कौन से कानून है। उस कानून के तहत कितने लोगों को एक मिनिमम लिमिट ऑफ लैंड को अपने पास रखकर, बाकी के लैंड जो भी ज़मीन है, उस ज़मीन को वो सरकार को फिर से दे दे, ताकि ये जो लैंड होगा, ये जो प्रॉपर्टीज़ होगा, जो ज़मीन होगी, वो ज़मीन वो उन जागीरदारों से या फिर वो ज़मींदारों से, ये जो जिनके पास अधिक से अधिक संपत्ति है, ये लैंड या प्रॉपर्टी, वो वहाँ से निकालकर उनको सरकार के द्वारा सरकार अपने तर्ज पर अपने पास रखकर उस
उस चीज़ को फिर से अलोकेट करेगी और वो उन लोगों को देगी जो लैंडलेस लेबर्स है, यानी कि जिनके पास कोई ज़मीन नहीं, उन किसानों के पास जिनके पास कोई अपना सोर्स जो है, जो काम कर, यानी कि जो ऑक्यूपेशन है, जो फार्मिंग का जो ऑक्यूपेशन है, उस फार्मिंग ऑक्यूपेशन को करने के लिए उनके पास एक एलोकेशन का प्रोसेस प्रोसेस की शुरुआत की। और वो एलोकेशन जो ज़मीन की थी, वो जो लैंड लो जिन अधिक से अधिक जो फार्मर है या जो किसान हैं जिनके पास कोई लैंड नहीं, उनको बांटा जाता है। तो ये सम्मिलित करने के बाद ये आर्टिकल 31 का जो सिजेशन है, इसका कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पर इतने बहुत ही निर्माण कारक और निर्णय कारक डिसीजन था, जिसके वजह से हमने पूरी की संवैधानिक तर्क पर अगर देखा जाए तो कोशिश तो बखूबी किया गया था कि किसी भी तरह से हम लोग इस डिस्क्रिमिनेशन के प्रोसेस को ठीक तरह से करें। लेकिन इसमें जो तर्क हुआ था, इस जो प्रोसेस हुआ था, इस प्रोसेस में हमने तकरीबन 45 मिलियन हेक्टर से ऑफ लैंड, यानी कि तकरीबन 45 अरब लैंड को हमने एक्वायर किया, गवर्नमेंट ने एक्वायर किया। या और एक्वायर करने के बाद उन्होंने 5.76 यानी कि 5.76 मिलियन, यानी कि तकरीबन 57 लाख लोग जो कृषक थे या जो किसान थे, उन किसानों को वो फिर से निर्धार करके उनको दिया गया, यानी कि इनकी जो बेनिफिट थी, जो एंटाइटलमेंट थे, वो एंटाइटलमेंट याद रखिए। जो पीडीबी का जो फैक्टर है, जो हमने बताया गया था, तो ये जो फैक्टर है हमारा, जो एंटाइटलमेंट एंड बेनिफिट्स के बारे में जो जब हमने बताया कि वो किस किस चीज़ में हमारा जो नैसर्गिक जो सृष्टि की रचना ने जो कदम उठाए थे, जो रचनात्मक भाग है, वो रचनात्मक भाग जीवन के लिए किस तरीके से, किस सांचे में डालकर उसका एंटाइटलमेंट का जो स्वरूप बदलना है, वो एंटाइटलमेंट के लिए, बेनिफिट के लिए ही दिया जाता है। उसी के तहत ये एक इसीलिए हम कहते हैं कि ये एंटाइटलमेंट जो है ये एक फिनोमेना है, और वो ये फिनोमेना एक रचनात्मक काम कार्य का है, जो वैधानिक तौर पर है, संवैधानिक तो है, लेकिन संवैधानिक के साथ में एक वैधानिक दृष्टिकोण से भी ये इस पर एक प्रचलन की शुरुआत होती है। तो इसी के तहत अगर हम देखेंगे, जब डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन ऑफ लैंड की शुरुआत हुई थी, जब मतलब कहीं से जिनके पास ज़मीन है, वो ज़मीन को वो गवर्नमेंट ने अपना कर, फिर बाद में उस गवर्नमेंट से अपना कर वो ज़मीन जो है, वो जो जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उस ज़मीन को उन लोगों को फिर से बांटना, ये प्रोसेस की शुरुआत की, जिसके तहत तकरीबन 5% मतलब किसान जो है वो तकरीबन 32% फार्मलैंड एक्वायर कर चुके थे। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये हमें उस स्ट्रक्चर का पूरा ब्यौरा देता है, जो 1973 से लेकर 2015 तक का जो डेटा है, ये हमें बताता है कि किस तरीके से हमारा जो लैंड को जो एक्वायर किया गया है, और एक्वायर करने के बाद में उसे किस तरह से फिर से बांटा गया था। तो इसका फिनोमिनल चेंजेस जो है, हम इस स्टेटिस्टिक्स से पता चलता है कि 1973 में तकरीबन 23.15 लैंड जो है डिक्लेयर्ड सरप्लस, यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक रिजर्व कैटेगरी में एक सरप्लस डिक्लेयर किया गया, यानी कि ज़्यादा ज़मीन का पैमाना था। और इसे उसमें से हमने तकरीबन 12.5 मिलियन जो है, ये हेक्टर्स ऑफ लैंड जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये पैमाना 2002, 2006, 2007 तक सिलसिला एक अलग तौर पर हम इसको देखेंगे। पर जितने भी लैंड एक्वायर किया जाता है, ओके, जितने भी लैंड लेकर जब गवर्नमेंट के पास चला आता है, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास जो आता है, और उसके बाद में जो गवर्नमेंट उसमें से फिर और लैंड जो है, जो इस लैंड सीलिंग एक्ट के तहत जब ये लैंड फिर से लिया जाता है, और उसे लेकर फिर से उसे अलोकेट करता है, जो
जो जो किसान जिन जिन किसानों के पास कोई लैंड नहीं है उनको अलोकेट किया जाता है। तो ये डेटा हमें ये बताते हैं कि हर बार जब भी होता है ये लैंड जो है सरप्लस रहता है, लेकिन शुरुआत में अगर सरप्लस होता है तो जितना एक्वायर करते हैं हम लोग, एक्वायर करते हैं उस एक्वायर करने के बाद में भी जो हमारा जो गैप होता है वो तकरीबन 70 से 80% तक का जो डिफरेंस होता है वो वो हमें एक एनालिटिकल रिकॉर्ड के बेसिस में पता चलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो मतलब जितना लिया जाना है उससे उससे ज़्यादा, सॉरी, जो लिया है, जो लिया है उस एक्वायर करने के लिए या जो ज़मीन हमने लिए है उससे कम यानी कि 15 से 20% तक का जो लैंड है वो लैंड को हम लोगों ने कम बांटा है। इससे एक अलग ही ब्यौरा था। हम फिलहाल तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। इस सेगमेंट के लिए हम एक अलग सा वीडियो फ्रेमवर्क करेंगे जिससे हम बताएं कि इस लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो 1950 से लेकर 2020 तक अगर डेटा हमारे पास अवेलेबल हो तो हम उसका एनालिसिस करके आपका इसकी हकीकत हम आपके सामने पेश करेंगे। आगे आगे चलते हैं कि जैसे हमने बताया कि 50% आज के दिन में 5% ऑफ फार्मर्स का जो कंट्रोल है, 32% फार्मलैंड का जो रिजल्ट मिला है, यानी कि तकरीबन पूरा 32% जो फार्मलैंड है इसमें जो जिस मायने से जो अलग रीअलोकेशन किया गया वो सिर्फ 5% ऑफ फार्मर्स के बाद ही था। और बाकी के जो 48 बचा हुआ 68% ऑफ फार्म लैंड जो है अभी तक इसका कोई ब्यौरा ठीक से मिलता नहीं है, जाहिर नहीं किया जाता है, क्योंकि एक अलग सा पैमाने पर हम इसका जो स्क्रूटनी है या फिर इसका जो चेक्स एंड बैलेंस है इसके बारे में हम गौर करें। लेकिन मोटा मोटी अगर देखा जाए तो इसका रिजल्ट ये निकला है कि तकरीबन 100 मिलियन यानी कि तकरीबन 10 करोड़ यानी कि तकरीबन 56.5 4% 56% जो लोग हैं आज के दिन में रूरल हाउस होल्ड यानी कि जो गांव में या फिर विलेज में रहते हैं उनका जो फैमिली स्ट्रक्चर है, जो हर एक गांव में रूरल हाउस होल्ड यानी कि एक अ, एक परिवार के बेसिस में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 10 करोड़ करोड़ फैमिली ऐसी है जो फार्म लैंड के बिना यानी कि बिना ज़मीन के वो लोग फार्मिंग का एक्टिविटी करते हैं। तो ये 2015 का डेटा रिवील करता है। लेकिन इसके साथ में अगर मैं 2015 तक का अगर और देखूँ मोमेंटम अगर देखता हूँ तो सरप्लस लैंड जो है यानी कि जो ज़मीन जो आज तक एक्वायर करके हमारे पास रखा गया, सरकार के पास रखा गया, वो 6.57 मिलियन एकर्स जो प्लॉट है, लैंड है। गवर्नमेंट में जिसने 6.1 मिलियन ही एक्वायर कर लिया है, और एक्वायर करने के बाद में उन्होंने 5.1 मिलियन जो ज़मीन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है लैंडलेस लेबर के लिए। लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका जो खास करके एनालिसिस है, उस एनालिसिस के बारे में जैसे भी मैंने बताया था कि हम इसको आगे चल के इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करके हम आपके सामने और कुछ इस पहलू पर नज़र रखेंगे। वो जो डेटा जो था वो डेटा इसी स्टेट वाइज स्टेटिस्टिक को निर्धारित करता है जो 2002 से लेकर 2015 तक का। हालांकि इससे पहले का कोई डेटा तो हमारे पास अवेलेबल नहीं, लेकिन आरटीआई के थ्रू से 2002 से 2015 तक का जो डेटा सोर्स है, ये डेटा सोर्स हमें यहाँ पर दिया गया है। जो तकरीबन कितना एरियाज़ को हमने सरकार ने, हर स्टेट गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश आसाम से लेकर पूरा पुडुचेरी यानी कि जितने भी राज्य हैं, इन राज्यों ने कितने पूरे 2015 तक कितने एकर्स ऑफ लैंड को एक्वायर किया है और उसको एक्वायर करके प्रोसेस किया, ले लिया अपने पास में। फिर बाद में हर बार में जो हर पीरियड में जब भी वो नया नया पॉलिसीज लाते हैं या फिर जो पीरियड है वो पीरियड के अंदर उन्होंने एक्वायर कर लिया एडिशनल करके, और उसमें से कितना डिस्ट्रीब्यूट किया और आज के दिन में कितने बेनिफिशियरी को वो यानी कि कितने फार्मर या फिर किसानों को ये
लैंड अलोकेट कर दिया है। तो इसके बारे में पूरा का पूरा ब्यौरा ये डेटा देता है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके इसके साथ ही हम कुछ एक पैटर्न देखते हैं जो लैंड होल्डिंग का पैटर्न है। अगर अगर हम इसे पूरा का पूरा एक एवरेज बेसिस में या फिर एक पूरा नेशन वाइड या फिर राष्ट्रीय स्तर में अगर हम इस डेटा को देखते हैं तो ये डेटा हमको कॉलेज कर देता है, यानी कि एक फैक्ट बता देता है कि 2015 तक अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 2002 तक 101 पॉइंट यानी कि तकरीबन 10 करोड़ रूरल इंडियन हाउस होल्ड जो है उनके पास अब तक कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। और तकरीबन 95.11% ऑफ इंडियन फार्मर्स आर कॉल्ड मार्जिनल, यानी कि तकरीबन 100 में से 95 जो फार्मर्स है वो फार्मर्स को हम लोग आज के दिन तक एक मार्जिनल स्मॉल और स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स के तर्ज पर देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि तकरीबन जो 2 दिसंबर फोर तकरीबन 2.5 दिसंबर 2.5 एकड़ प्लॉट ऑफ लैंड, 2.5 या फिर 5 एकड़ ऑफ लैंड और फिर साथ में तकरीबन 9.88 एकर्स ऑफ लैंड जो रिस्पेक्टिवली होता है, इनको हम इस मार्जिनल और स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरी में निर्धारित करता है। हालांकि ये स्टेट वाइज फिगर्स डिफर करता है क्योंकि हर स्टेट ने अपना लैंड सीलिंग एक्ट में एक अलग अलग लिमिट सेट कर दिया है कि कितने प्लॉट ऑफ लैंड को हम लोग ये मान्यता देंगे कि इतना लैंड या फिर इतने ज़मीन जो है वो ज़मीन एक निर्धारण किया है लैंड के हिसाब से लैंड को सील करने के लिए। इससे ऊपर जो होगा वो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेकर उसे फिर से रीअलोकेशन करने के लिए देगी। अब इस में तो ज़्यादा पैमाने में अगर देखा जाए तो जो लैंड जो मार्जिनल या स्मॉल और स्मॉल सेमी मीडियम क्लास के जो फार्मर्स हैं यानी कि जो किसान हैं, इनके पास टोटल कल्टीवेटेड लैंड जो है तकरीबन 4.9% एक राष्ट्रीय स्तर पर देखें सॉरी 68.2% कल्टीवेटेड लैंड यहाँ पर इनको अलोकेट किया है या फिर वो उस पर उपज का कार्य करते हैं। जहाँ तक 4.9% है मीडियम एंड लार्ज स्केल के जो लोग हैं, जो मीडियम एंड लार्ज सेगमेंट के जो किसान हैं उनके ऊपर दरोमार है जो तकरीबन 25 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन रखते हैं। लेकिन और उनका टोटल वर्चस्व जो कल्टीवेट लैंड है वो तकरीबन 32% तक होता है। लेकिन ये डेटा 2011 और 12 तक का सीमित है। इसके आगे का जो फिगर्स हैं वो फिगर्स एक अलग तर्ज पर दिया जाता है। जो कि अगर हम देखेंगे कि लार्ज फार्मर्स को अगर कैलकुलेट करते हैं एक ऑन एन एवरेज बेसिस में, तो हर स्तर पे अगर 45 टाइम वो कहते हैं कि उनकी जो संख्या है तकरीबन उनके पास जो है वो 45 टाइम्स है जो मार्जिनल फार्मर्स, यानी कि जो मार्जिनल फार्मर्स जो 95% का जो कैलकुलेशन है वो इस स्तर पर है कि सबसे ज़्यादा जो स्तर है वो 45, मतलब इनका जो मार्जिनल है जो 95% इंडियन फार्मर्स जो फार्मर्स है या जो किसान है 95 वाले उन फार्मर के पास को छोड़कर बाकी के पास जो है तकरीबन 45 टाइम्स, यानी कि इनका जो गति है, इनका जो लैंड होल्डिंग पैटर्न है इनके पास जो रखना है वो उनका जो सीमा है। और जो एक लार्ज फार्मर यानी कि एक जो बड़े पैमाने वाले जो फार्मर्स हैं उनके पास 45 टाइम्स यानी कि इनसे ज़्यादा जो लैंड है वो हासिल करके रखा है। और ये एक बहुत ही गौर करने वाली चीज़ है कि ये किस बेसिस में लैंड होल्डिंग पैटर्न जो है वो एक अलग डेफिनेशन है। हालांकि ये पूरा का पूरा नोट्स हमने दिया है इस चीज़ पर, आप चाहे तो फिर से एक बार चेक कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। लेकिन जैसे हमने कहा कि हम इस लैंड होल्डिंग पैटर्न के ऊपर एक डिफरेंट एक अलग सा एक वीडियो फ्रेमवर्क करेंगे जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस लैंड होल्डिंग पैटर्न के ऊपर वर्कआउट कर देंगे। उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आज के दिन में जो बहुचर्चित जो विषय चल रहा है वो है हमारे जो एक्ट जो अभी इंट्रोड्यूस किया है रिसेंटली 2020 का जो एक्ट है
वो जो फार्म एक्ट्स के लिए है, वो उस फार्म एक्ट्स को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जैसे कि हमने बताया कि ये फार्म प्रोड्यूस के ऊपर बात करते हैं कि फार्म प्रोड्यूस क्या है, फार्म प्रोड्यूस का, तो उन फार्म प्रोड्यूस के बारे में हम जिक्र करते हैं कि आर्टिकल 223 BG में हमने प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट के ऊपर बात की है। एक्चुअली ये एक स्टेट का सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर जो स्टेट का सब्जेक्ट है, जो शेड्यूल 7 में प्रमाणित किया हुआ है। और इसका जो पावर है उस पावर के अलावा, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अलावा, जो उसका जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, जो सप्लाई है, यानी कि तो इस तरह से अगर हम देखेंगे कि ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स का जो फैक्टर है, जो रिटेलिंग सेगमेंट में उत्पन्न होता है, या फिर वो फूड एंड स्टफ्स की बात करें जो प्रोडक्शन सेगमेंट में है, या फिर और एक प्रोडक्शन सेगमेंट है जो फूड प्रोसेस के बारे में है, ये सभी चीज़ जो है ये एक इंडस्ट्री के तौर पर या फिर एक फैसिलिटेशन के तौर पर, जो ट्रेड एंड कॉमर्स एंड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर आता है, जो एक एक तौर पर एक स्टेट का सब्जेक्ट होता है। क्योंकि एग्रीकल्चर एक स्टेट का सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम थोड़ा गौर करते हैं अभी के लिए। चलो लेकिन इससे पहले बता दें कि हमने इसलिए हमने इस चीज़ को एक अलग सा फॉर्म में रखा है, इस फॉर्मेशन को, कि एग्रीकल्चर किस तरह से अलग है। और इस एग्रीकल्चर को ये एग्रो इंडस्ट्रीज़ और सप्लाई चेन जो है, इस सप्लाई चेन के ये तीनों के तीनों जो इकोनॉमिक सेक्टर के जो 3 डिफरेंट या अलग अलग फैक्टर्स है, ये एक ट्रेड एंड कॉमर्स के बिजनेस के बेसिस में या फिर प्रोडक्शन के बेसिस में कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ ये सेंट्रल का पावर चला जाता है, लेकिन ये जो पावर है ये स्टेट का पावर है, यानी कि स्टेट इस चीज़ के ऊपर काम कर सकती है। और जो एक्ट के बारे में हम लोग अभी बताने जाएंगे, या फिर जो हम इस एक्ट को के बारे में देखेंगे, उस एक्ट को हम लोग किस तरह से, या फिर किस ढांचे, किस संविधान के किस दायरे के थ्रू, और इस एक्ट का जो प्रयोजन है, या फिर उसका जो संकलन है, या फिर उसका जो पावर बनाने का जो पावर है, या उस पॉलिसी को निर्धार करने का जो पावर है, ये पावर के ऊपर एक बहुत ही संशयास्पद यानी कि सस्पिशियस क्रिएट हुआ है। और क्या ये वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये वैलिडिटी है या नहीं है, इसके ऊपर। लेकिन मोटा मोटी अगर हम देखा जाए, या एक एक रूपरेखा अगर डिज़ाइन करते हैं, तो ये फार्म लैंड, फार्म प्रोड्यूस और फार्मर्स जो है, ये एग्रीकल्चर का फिनोमिनन है। ये एग्रीकल्चर का फिनोमिनन जो स्टेट के पास जो सब्जेक्ट है, वो स्टेट के पास का जो सब्जेक्ट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू से, जहाँ पर इनको रिटेलिंग एंड प्रोडक्शन का और ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में दिया गया, इस पर होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इस प्रोड्यूस के ऊपर उन्होंने एक पॉलिसीज़ बनाने के लिए शुरुआत की। और ये और भी इसके तर्क बहुत सारे हैं जो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। लेकिन अब देखेंगे कि ये एग्रीकल्चर का जो फिनोमिनन प्रोसेस है, वो फार्म लैंड और फार्म प्रोड्यूस और फार्मर्स, ये सिर्फ स्टेट का सब्जेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक नीति और एक नियति दोनों के बीच का फ़र्क होता है। और वो नियति ये है कि ये एग्रोनॉमी जो स्ट्रक्चर है, ये आज के दिन में अगर हम देखेंगे, ये इकोनॉमिक सेक्टर है। ये इकोनॉमिक सेक्टर को हम लोग ये पॉलिसी के बेसिस में ये किस तरीके से इसको मैनिपुलेट करके, जो जब हमने बताया किस तरीके से ये एक्सप्रेस कर दिया है इन्होंने कि ये जो स्टेट का जो पॉलिसी है, जो डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसीज़ है, वो जिगजैग करके किया हुआ है, जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। और इस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट की वजह से आज के दिन में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इस स्थिति को जो किसान के अहित के इसमें प्रविष्ट किया जा सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये किसानों के लिए एक बहुत ही दुखदायक पॉलिसीज के तौर पर देखा जा सकता है, जहाँ पर किसान अपने स्तर पर अपना एजुटेशन करने के लिए उत्सुक है। और वो नेचुरल है, तो कि ये किस तरीके से एक अलग स्तर पर या फिर एक अलग तरीके से गलत हो सकता है, इस पर हम लोग आगे चल के बात करेंगे। तो वो जो कानून है, वो जो कानून अभी आज के दिन में लाया गया है, वो एक अलग अलग स्तर पर लाया है। और उन स्तर को अगर हम डिफाइन करेंगे, तो ये जो फार्म सर्विसेज के बारे में है, जो फैसिलिटेशन सर्विस के बारे में, फार्म प्रोड्यूस के बारे में है जो दिया गया है, और फूड सर्विस, फार्म सर्विसेज के बारे में बताया। ये ऑर्डिनेंस और एक्ट के तहत जो
ये जो सिस्टम है, हम फार्म प्रोड्यूस के ऊपर बात करते हैं। इस फार्म प्रोड्यूस में अगर हम देखेंगे तो ये जो आपका जो फूड स्टफ वाला जो एलिमेंट है, ये फूड स्टफ एलिमेंट जो है ये हालांकि गवर्नमेंट के पास यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, लेकिन इस फूड स्टफ को डिफाइन करने का जो तरीका जो यूज़ किया है, उस फूड स्टफ के तरीक़ों में इतने सारे गड़बड़ी कर 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 दिया गया है, जिससे आज इस डेफिनेशन को हम लोग एक बहुत ही इंसेंटिवाइज किया जाता है। और ये फूड स्टफ, ये इस फूड स्टफ्स के लिए ऊपर और एक फार्मिंग प्रोड्यूस और फार्मर्स के प्रोड्यूस, अगर आप देखेंगे अलग अलग कानून में अलग अलग तर्क दिया गया है। और अगर हम देखेंगे इसे एक मॉडल स्टेट ऑफ जो प्रोड्यूस एंड लाइफस्टॉक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो जिसके लिए बिल बनाया गया, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट वाला लॉ है जो समझ में नहीं आया अब तक। और इसके और इन सभी एक्ट के ऊपर जो जो हम कहेंगे कि ये एग्रोनॉमी के जो फिलोसफिकल जो थिंकिंग है, ये जो थॉट्स है, ये एग्रोनॉमी के स्ट्रक्चर के एकदम विरुद्ध चला जाता है। तो ये अगर विरुद्ध गया तो ये किस बेसिस में चला गया है और क्यों चला गया है, इसका एक एनालिसिस, डीप एनालिसिस हम आने वाले वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और इसी के साथ में हम पार्ट 2 का जो हमारा एग्रोनॉमी जो स्ट्रक्चर है, इसको हम यहीं पर बंद कर देंगे। इसका अपडेट्स वगैरह जो भी कुछ होगा हम टाइमली आपको अपडेट करके हम आपको बता देंगे। और आने वाले इसमें जो हम बताने जा रहे हैं वो एक बहुत ही वैधानिक चीज़ों पर है, जो जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए या फिर इसके जो मापदंड है उसको समझने के लिए हम अलग प्रोग्राम को इस पार्ट 2 को एंड करके पार्ट 3 के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। और देखते रहिए जब तक हम हमारा पार्ट 3 का जो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करते हैं।